नहीं तो आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। मेरे पीछे आप खास तौर से तस्वीरों को देखकर समझ चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना की। खास तौर से चाइना जिस तरह से इस वक्त अपने बेतरतीब तरीके से अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अभी तक शांत बैठा है। भारत भी सीधे तौर पर यह जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत और चाइना पर हम बात करें उससे पहले दुनिया की नजरें एक और रिश्ते पर टिकी हुई है, रिश्ता भारत और इजराइल का। दरअसल इन दिनों इजराइल दौरे पर हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिनिधिमंडल के साथ आपस में बातचीत हुई है। ये तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत के बाद दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच स्पेस एजेंसी को लेकर समझौता हुआ है और साथ ही यूपी में गंगा की सफाई को लेकर भी खास समझौता हुआ है। इसी के साथ कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भी कई बड़े अहम समझौते हुए हैं और वैसे भी भारत कृषि के क्षेत्र में इजराइल से सहयोग लेता आया है और आज का समझौता और भी खास हो गया है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को भारत आने का न्योता भी दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन से भी मुलाकात की। उधर पीएम का स्वागत करते हुए रिवलिन ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मेहमान के रूप में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल में जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है उससे वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया का आई हमेशा इजराइल के आई के साथ है। और देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये बेबी मेशो की तस्वीरें हैं। आपको याद होगा कि 26/11 के हमले में यही एक ऐसा बच्चा था जिसे उसकी नैनी ने बचाया था। उस वक्त बेबी मेशो सिर्फ 1 साल का था और आज इसकी उम्र तकरीबन 10 साल हो चुकी है। खास तौर से जब प्रधानमंत्री इजराइल जाने वाले थे तो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो जहां खास तौर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर बेबी मेशो से मिलना उनके लिए बहुत भावनात्मक पल लाने वाला है। और कुछ यही तस्वीर इस वक्त आपके सामने तस्दीक कर रही है उन बातों की। 26/11 का वो हमला जिसका जख्म अभी तक हमारे जहन में जिंदा है, ताज़ा है। इस हमले के दौरान खास तौर से मेशो को उसकी नैनी ने बचाया और 10 साल का मेशो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। ये बहुत खास पल है, बहुत भावनात्मक पल है और इस मुलाकात के साथ एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। और कितना खास होने वाला है ये जो पल है, इजराइल का ये जो दौरा है कितना खास है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इस दौरे पर गए हैं और इस दौरे के बहुत बड़े बड़े मायने हैं। इनफैक्ट मेरे पीछे जिनकी तस्वीर नजर आ रही है, चाइना भी इस पूरे दौरे को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में भी है, घबराया भी हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमानों को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरे साथ इस वक्त आरएसएस विचारक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर अरुण भगत जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गुप्ता जी इस पैनल का हिस्सा हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत। और सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं खासतौर से अनिल जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरह से इजराइल का आई और इंडिया का आई इस मिलन की बात हुई है, दरअसल संयोग की बात यह है कि 25 साल का रिश्ता हो चुका है और अब जब ये 25 साल का रिश्ता उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर और ज्यादा मजबूती की जरूरत है, ऐसे में जो समझौते हैं और खासतौर से रक्षा क्षेत्र के जो समझौते हैं कितना खास होने वाले हैं भारत के लिए? देखिए, इजराइल और भारत का जो रक्षा संबंध है ये भारत के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इजराइल हम हमारे साथ एक रोग नेशन है पाकिस्तान, लेकिन इजराइल 4 रोग देशों से घिरा हुआ है और उन सबके साथ उसकी लड़ाई हुई है और उन सबको उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक क्योंकि इजराइल की जो फिलॉसफी है वो सर्वाइवेबिलिटी की है। हम इजराइल से काफी कुछ ले सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने अपनी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी ध्यान दिया है। तो हम इजराइल से बहुत सी
हथियार भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरवेंशन ऑपरेशंस, जिसमें कि इजराइल स्पेशलिस्ट माना जाता है, उसमें हम जितनी भी ज्यादा जी उनके साथ सहयोग करके सीख सकते हैं, वो उससे फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण भगत जी, इज़राइल की जब बात आती है तो इज़राइल से हमारे संबंध 25 साल के हैं। केवल ये जो संबंध है वो रक्षा या तकनीकी से जुड़े हुए नहीं है। एक संबंध ये भी है, कहा जाता है कि जो हमारा आध्यात्म है, बहुत हद तक इज़राइल का अध्यात्म और हमारा अध्यात्म एक जैसा है। हम भी अग्नि की पूजा करते हैं, उनके यहाँ भी अग्नि की पूजा होती है। हम भी सूर्य उपासना करते हैं, वो भी सूर्य को काफ़ी महत्व देते हैं। तो ये जो एक सामंजस्य है, इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाता है? इजराइल के साथ भारत का जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है, और इसी स्वाभाविक संबंध के कारण इजराइल भारत के साथ गहरे संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। यह बात ठीक है कि हमारे उनके संबंध पर अब परवान चढ़ने वाला है, लेकिन शुरू से ही ये संबंध अच्छा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में मोदी जी के जाने के बाद यह संबंध अपने शिखर पर पहुंचेगा, ऐसी कामना, आकांक्षा और उम्मीद है। बिल्कुल ऐसी उम्मीद है। हाँ, दिवाकर जी। अभी प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आ रहा था, उन्होंने कहा था कि दोनों देश मिलकर इतिहास रचेंगे। कैसा इतिहास बिल्कुल ठीक रच बात रहे है। हैं? दोनों देश मिलकर इतिहास रचेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो विकास और जो उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की है, उसका लाभ भारत को मिल सकता है। और दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करके, दोनों ही देशों में आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, वह भी अनेक मुद्दों, अनेक देशों से घिरे हुए हैं, और भारत भी अनेक ऐसे राष्ट्रों से, दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। ऐसे मामले में निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक और ऐसा संबंध स्थापित होगा, और उसका लाभ जो भारत को इतिहास का एक निश्चित तौर नया से मिलेगा। अध्याय लिखेगा। दिवाकर जी, यहाँ पर हम अपने मुद्दे पर आए। जब हम चाइना की बात करें उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि जब हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो पेशानी पर बल पाकिस्तान को भी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं से अगर इनडायरेक्टली देखें तो चाइना के लिए भी एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। पूरी तरह से ये एक रेलेवेंस कह लीजिए, एक कैसा संयोग है कि चाइना जो है वो सिक्किम में सरगर्म है, और अपने अखबारों के जरिए, विदेश मंत्रालय के हवाले के जरिए वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक हैं। पूरी तरह से, अब आप गीदड़ भभकी कहें या भारत को धमकाने की कोशिश कहें, चाइना पूरी तरह से बौखला चुका है। ऐसे उस दौर में जब प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आते हैं एक बड़े समझौते के साथ, और इजराइल में जाकर के इजराइल के साथ समझौता करना, निश्चित रूप से लावनी जो ये समझौता होने जा रहा है, बॉर्डर फेंसिंग और जो हमारा जो सिस्टम है, हम सर्विलांस सिस्टम को जिस तरह से मजबूत करेंगे, कहीं ना कहीं चाइना के बॉर्डर के लिए मुसीबत लेकर आने वाला है। निश्चित रूप से यही बात है कि चाइना के पेशानी पर बल क्यों पड़ रहा है, क्योंकि भारत मजबूती के साथ उभर रहा है। संबंध चाहे अमेरिका से हो या फिर इजराइल जैसे शक्तिशाली देश, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत रखा है। ऐसे में चाइना इस पूरे संबंध को लेकर क्या सोच रहा है, चाइना के लिए क्यों तकलीफें बढ़ रही है, चाइना क्यों बौखला उठा है, ये तमाम सवाल इन दिनों जहन में उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। दरअसल भारत और चीन के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे और हमेशा तनातनी ही देखने को मिलती रही है, लेकिन इसी तनातनी के बीच भारत हमेशा यही चाहता रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते को सामान्य किया जाए। कोशिशें भी जारी रही, लेकिन पिछले 60 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब दोनों देशों के बीच आपसी मेल भाव की भावना मजबूत रही हो। तो भारत कोशिशें दर कोशिशें कर रहा है, लेकिन चाइना है जो सुधरने को तैयार नहीं है। और चाइना की ये जो धमकी सीधे तौर पर ये कहने की 1962 को मत भूलिए, लेकिन शायद हम चाइना से पूछेंगे कि आज के भारत और 1962 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है, और अगर इस फर्क को चाइना समझ जाए तो उसके लिए बेहतर है, वरना अंजाम क्या होगा इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर
चाहे 1950 के चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर 2017 के शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, कभी चाउ एन लाई दिल्ली को भांपने के लिए आए थे, ठीक उन्हीं की तर्ज पर शी जिनपिंग भी अहमदाबाद के रास्ते दिल्ली का सफर करके रिश्तों को नई दिशा देना चाहते थे। जिनपिंग ने चीनी चाशनी को डालकर रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अफसोस चाइनीज चाशनी की मिठास जल्द ही कड़वाहट में बदल गई, क्योंकि साल 2016 में जिस गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग मिले थे तो लग रहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि चीन ने भारत के खिलाफ खुलेआम मुखालफत वैश्विक मंचों पर करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन भूल गया कि उसकी अर्थव्यवस्था भारतीय बाजार से चलती है। आपको बता दें कि चीन के कुल उत्पाद का 70% की खरीदारी भारत करता है। और बात रही भारत और चीन के युद्ध की, तो भारत चीन से इस मामले में बहुत आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो चीनी सेना को पलक झपकते ही लोहे के चने चबाने को मजबूर कर सकते हैं। भारत के पास लोकल एरिया में लड़ाई करने के लिए अत्याधुनिक हथियार हैं, जिन्हें भारत अपनी सीमा पर पहले से ही तैयार कर रखा है। और अगर युद्ध की स्थिति पैदा हुई या फिर चीन भारत पर हमला बोलता है, तो भारतीय वायुसेना और थल सेना चीन के नापाक इरादों पर जल्द ही पानी फेर सकती है। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत के पास कई ऐसे टैंक हैं जो नजदीक और दूरी दोनों लक्ष्यों पर अचूक निशाना साधकर ध्वस्त कर सकते हैं। साथ ही भारत के पास अग्नि जैसी मिसाइल जो किसी भी आपातकाल हालत स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। और अगर चीनी सेना हवाई हमले करती है तो भारत के पास 22 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो चीनी सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भास्कर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। शायद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि चाइना कहां स्टैंड करता है और भारत कहां स्टैंड करता है। 1962 और 2017 जमीन आसमान का फर्क है। इसी फर्क को शायद चाइना समझ नहीं पा रहा है। मेरे तीनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आरएसएस विचारक डॉक्टर अरुण भगत जी, दिवाकर विक्रम जी, हमारे आउटपुट एडिटर और डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जब हम चाइना की बात करते हैं, हमेशा से जब चाइना की बात आती है तो 1962 का जिक्र सबसे पहले आ जाता है। वो हमारे यहाँ भी कई ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो 1962 की बात जरूर करते हैं। चाइना भी वही राग अलाप रहा है, लेकिन चाइना को अब ये समझ लेना चाहिए कि देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन 1962 और 2017। ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर हुआ है, चाइना क्यों नहीं आकलन कर पा रहा है? आखिर उसको किसका बैकअप है? लावनी, ना सिर्फ चीन को बल्कि भारतीयों को भी और पूरे विश्व को ये जान लेना चाहिए कि 1962 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। सिर्फ सैन्य शक्ति के लिहाज से नहीं बल्कि सोच के लिहाज से। 1962 में जब लद्दाख का कुछ इलाका चीन ने कब्जा कर लिया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि वहां तो घास तक भी नहीं उगती है, अगर वो ले भी लेता चीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस वक्त की सोच थी और इसलिए भारत को एक सॉफ्ट स्टेट करार दिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। आज हालात ये है कि भारत अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और दर्शकों को भी शायद हैरानी होगी कि ये जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है ये इंडियन टेरिटरी पे नहीं है, ये भूटानीज टेरिटरी पे है। Exactly. लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भारतीय सेना ये नहीं करने दे रही चीन को, ताकि इससे भारत को जो स्ट्रेटेजिक नुकसान हो सकता है वो ना हो। बिल्कुल, ये सोच है। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपके पास ही इस बात को कंटिन्यू करने के लिए आऊंगी। उससे पहले डॉक्टर अरुण भगत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण, जब चाइना की बात हो रही है, खासतौर से जैसे अभी जिक्र आया भी कि जिस जगह से ये झगड़ा शुरू हो रहा है, सिक्किम का वो इलाका, वो डोकला इलाका, खासतौर से वो चीन, भारत और इंडिया का केंद्र बिंदु है, मिलन बिंदु कह सकते हैं। भूटान का एक एरिया है, भारत भूटान को सपोर्ट करता आया है, बार बार ये चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली भी जा चुकी है। बावजूद इसके चाइना का इस तरीके से उसमें इंटरफेरेंस दिखाना, चाइना का अपनी तरफ से इस तरह का दम दिखाना, ये चैलेंज क्यों दिया जाता है?
जबकि चाइना भी जानता है कि सच सच क्या है। सिक्किम के अतिरिक्त जो और कुछ मुद्दे हैं जिसके कारण ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है, उसमें वन बेल्ट वन रोड जी ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच जो नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं, यह एक दूसरा मुद्दा है। हिंद महासागर में ये जो चीनी हरकतें कर रहे हैं, यह भी एक मामला है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लगभग 7-8 ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण चीन और भारत के संबंध में खटास आया है या संबंध बिगड़े हैं। जी दिवाकर जी, ऐसे तो कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से खटास तो आई है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना को ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो चाइना एक और तो हमें धमकी देता है, जो सैन्य हरकतें उसकी तरफ से होती हैं, जो घुसपैठ होती है, हम देखते आते हैं। लेकिन चाइना ये भी जानता है कि चाइना के लिए भारत एक सबसे बड़ा बाजार है, चाइना की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। ये सब जानने के बावजूद ऐसी हरकत, क्या अभी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है या फिर एक पहलू को सीधे तौर पर ख़त्म करना होगा? देखिए, बाजार और व्यापार ज़रूरत तो है, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी उस ज़रूरत को हमारी कमज़ोरी समझ ले और हमारे किसी गंभीर थॉट्स को वो ये सोचे कि हमारी कमज़ोरी है, तो उसको जवाब देना ज़रूरी होता है। याद करिए, पंचशील सिद्धांतों का ही हवाला देकर के हमारे साथ 1962 और उसके पहले जो स्थिति बनाई गई, बहुत कुछ हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसा कुछ राजनयिक विशेषज्ञ बोलते हैं, लेकिन रिश्तों को सुधारते रहना, उसको आगे बढ़ाना, जिसमें वर्तमान वैश्विक परिवेश में ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते बने रहें, व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि चाइना भी एक उभरता हुआ नहीं बल्कि वह डेवलप्ड कंट्री के कगार पर पहुंच चुका है। बात ये ठीक है, लेकिन अगर वो हमारी संप्रभुता पर, हमारे क्षेत्र पर प्रकारांतर से वो दावा करे और नए नए अवरोध उत्पन्न करे, तो हमें जवाब देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उस दौर में जबकि वो हमारे रणनीतिक सहयोग उन देशों के साथ बढ़ रहे हों, जैसे अमेरिका, इजराइल, रूस भी आप कह सकते हैं, ऐसे में चाइना का इस कदर फड़फड़ाना, जिसे मैं कह सकता हूं, इस तरह से गीदड़ भपकी देना, वो भी अपने अखबारों के संपादकीयों के हवाले से, वो पूरी तरह से भारत को जवाब देना अब जरूरी है। और भारत को ये दिखाना चाहिए कि देखिए, अगर जिस सीमावर्ती क्षेत्र में आप हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, हम वहां पर रणनीतिक रूप से आपसे संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से चाइना, जैसे कि अभी दिवाकर जी ने भी कहा कि चाइना जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो इसे बार बार हम गीदड़ भपकी कहेंगे क्योंकि असलियत क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे में क्या जरूरत है कि भारत अब स्ट्रेट पॉलिसी के साथ, जैसा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या चाइना के लिए भी अब जरूरत कुछ वैसी ही आन पड़ी है? देखिए, मुझे वक्त दीजिए, बीच में रोकिए मत। जी, बात यह है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम सामरिक गठजोड़ बना रहे हैं अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, इसलिए चीन फड़फड़ा रहा है। वो बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है, इसमें एक मिलिट्री रीजन है और सैन्य कारण है जिससे कि चीन ये कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इंडियन टेरिटरी में नहीं है, ये भूटानीज टेरिटरी में है। और इसको जो एक नया ये कहते हैं कि ये 1993 डिस्प्यूट लाइन है विदिन चाइना एंड भूटान, जो अभी का प्रेजेंट ट्राइजंक्शन है, यहाँ पर कि भारत, चीन और भूटान का बॉर्डर मिलता है, वो बटांगला पास के ऊपर है। दोकला पास उससे 7 किलोमीटर नीचे है। लेकिन चीन जो है वो कहता है कि ये इलाका जो है सारा मेरा है, और वो कहता है कि जो वहां पे एक जमफेरी रिज है, जिसपे कि गामुचिन करके एक जगह है कि इंडो भूटान बॉर्डर के ऊपर, कि वहां तक उसका इलाका है। ये क्यों ऐसा चीन कर रहा है? क्योंकि चीन की जो चुंबी वैली है वो बहुत वल्नरेबल है। जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वल्नरेबल है, वैसे चुंबी वैली वल्नरेबल है। और जब से भारत ने एक स्ट्राइक कोर रेस की है, माउंटेन स्ट्राइक कोर, जो कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, तब से चीन छटपटा रहा है, क्योंकि यही वो इलाका है यहां से भारत चुंबी वैली के अंदर घुस सकता है और चुंबी वैली को काट सकता है चिकन नेक की तरह। तो चीन को ये खटपटा रहा है, और चीन किसी तरह से भी, इसलिए चीन वहां पर सड़क बना रहा है,
सिंचला तक सड़क पहले बनाई उन्होंने, अब सिंचला से डोकाला तक ला रहा है। ये सारा बुटनीज इलाका है। भारत उसको वो सड़क नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि ये सड़क जो बना रहा है ये क्लास 40 एक्सिस है। क्लास 40 एक्सिस के ऊपर टैंक्स आ सकते हैं। तो ये सारा एक सामरिक दृष्टि से सोची समझी चाल के तहत चीन कर रहा है। और भारत किसी भी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको एक मैं बड़ी चैलेंजजनक बात बताऊंगा कि अभी जो हमारी मेन रोड है सिक्किम के अंदर, उसका और चीन का फासला तिब्बत का फासला है सिर्फ 10 किलोमीटर हो जाएगा। और चुंबी वैली के अंदर डिप्लॉयड उसकी आर्टिलरी गन्स डायरेक्ट फायर कर सकेंगे हमारे इलाके के अंदर। और जो उसका बॉर्डर है वो डायरेक्ट इंडिया के साथ मिल जाएगा और इंडिया को ओवरलुक करेगा, जो नॉर्थ बंगाल का हमारा एरिया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक लिहाज से इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये किसी तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम ये किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से अनिल जी, निश्चित रूप से दरअसल यही एक मुद्दा है। हम किसी भी तरीके से सड़क निर्माण को अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर चाइना वहां तक पहुंचता है तो भारत के अंदर उसकी सैन्य गतिविधि आसान राह की तरफ निकल पड़ेगी और ये भारत के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे पॉइंट पर बार बार विवाद होता रहा है। और इसके क्या कुछ पहलू हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। हम किस तरह से अब जवाब दे सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने तीनों मेहमानों के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती धमक से चाइना बौखला उठा है। यही वजह है कि चाइना बार बार सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सिक्किम के खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत है, वहां पर चाइना का घुसपैठ बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। चाइना को रोकने की जरूरत है। किस तरह के से रोका जा सकता है, क्या कुछ इसके और पहलू और आयाम हो सकते हैं, इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं हम। खास मेहमान तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि जब हम डोकला इलाके की बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि ये वो इलाका है जहां पर चाइना ने हमेशा से घुसपैठ की कोशिश की है। हमने हमेशा से चाइना को हमेशा से मुंह की खानी भी पड़ी है। बावजूद इसके चाइना का बार बार वहां दखल देना, क्या चाइना को भारत की जो धमक वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, उसका डर है, या उसको कहीं ना कहीं से अमेरिका की वजह से भी एक डर है? अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले ही आप एशिया का गुरु भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी हम हैं, हमारे अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको फिलोसॉफिकल एक तरीके से सोचा जाए लावनी, तो 1951 से चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, ये बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है कि वहाँ पे वामपंथी शासन है, लेकिन वहाँ पर जो विस्तारवाद की नीचे सीमाओं को बढ़ाने का जो उनका तौर तरीका है वो अभी बदस्तूर जारी है। ऐसे में अगर सिक्किम के माध्यम से उसने जो तड़फड़ाहट दिखाई है, वहाँ पर भारत ने रोकने की जो कोशिश की है, ब्रिगेडियर गुप्ता ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और मैं उनसे ये चाहूँगा कि भारत जिस तरह से अपर हैंड लिए हुए है इस ताज़ा विवाद में, क्या ऐसा है कि भारत के कारण चीन परेशान है? और डॉक्टर अरुण भगत से मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विस्तारवादी नीति को हम कैसे उसको रोकें, क्योंकि स्वदेशी और मेक इन इंडिया को बल मिले, क्योंकि चाइना व्यापार के नाम पर जो कुछ भी हमारे साथ कर रहा है उसके दुष्परिणाम हमने न सिर्फ देखा है, बल्कि उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा आगे भी दिखेगा। इसको हम कैसे नियंत्रित करें? भगत जी, मुझे लगता है कि 2010 के आसपास 30 से 40 ऐसे चीनी फर्म थे जिनके सामान यहाँ बिकना, और वो 2017 तक अगर देखें तो लगभग 500 ऐसी चीनी कंपनियां हैं जिसके सामान यहाँ बिकते हैं, और भारत उसका बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए अगर संबंध में खटास होता है तो निश्चित तौर से ये जो व्यापारिक रिश्ते हैं वह भी प्रभावित होंगे, और ऐसी परिस्थिति में उनको अपनी जो विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत महसूस होगी। ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चीन तो डॉक्टर साहब, चीन तो हमारे भगवान को भी बना देता है।
निश्चित हमारे तौर से। त्योहारों के साजो सामान को वो बनाता है। आज किसी परिवार में जाएं, जितने खिलौने हैं वो सब चीन के द्वारा निर्मित खिलौने आपको मिलेंगे। चीनी जो वो उसका कारण यह है कि उसके सामान थोड़े सस्ते होते हैं और उसके सस्ते सामान होने के कारण भारतीय बाजार में वो सारे सामान बड़े तब तो पैमाने अरुण पर जी डंप फिर हो रहे हैं। यही कहना चाहिए कि उसने भारत पे ही नहीं बल्कि भारतीयों के मनस पर भी एक दबाव बना दिया है। आप देखिए, आपने जैसे जिक्र किया, तो बच्चे के लिए खिलौना खरीदने के लिए जाएं या फिर भगवान की मूर्ति हम खरीदने के लिए जाते हैं तो नजर उधर ही जाती है। तो ये तो सीधे सीधे हुआ कि उसने हमारे विचार पर, हमारे मनस्पटल पर भी एक अटैक करना शुरू कर दिया है, वहां पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? मुझे लगता है कि चीन जो अपनी विस्तारवाद की नीति है, उसको करारा जवाब देने की आवश्यकता है। अब भारत 1962 की स्थिति में नहीं है। अब भारत सबल राष्ट्र के रूप में और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। और अभी अगर युद्ध की स्थिति होगी तो वन बेल्ट वन रोड का मामला खटाई में पड़ जाएगा उसका। दूसरी बात होगी कि दक्षिण चीनी सागर के जो मामले हैं उस पर वो चारों सब जगह से घिरे हुए हैं, वह मामला होगा। और ताइवान और तिब्बत जैसे मामले में नए दुश्मन उत्पन्न हो जाएंगे और तनाव के बीच जो व्यापारिक रिश्ते समाप्त होंगे उसका घाटा निश्चित तौर से चीन को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं अनिल जी के पास जाऊं उससे पहले यहाँ दिवाकर जी एक प्रश्न, क्योंकि जो पॉइंट उठा है, मुझे याद है कि हम चाइना पर ही जब डिस्कशन कर रहे थे पहले भी, तो हमारे साथ एक मेहमान थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब हम बाजार और युद्ध की बात करते हैं तो दो अलग पहलू होते हैं। कूटनीति एक अलग चीज़ होती है, व्यापार करना के तरीका से अपने आप को बढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग अलग नज़र ही नहीं आ रहा है। और आखिर भारत की मजबूरी क्या है? क्यों नहीं वो सीधे तौर पर एक फुल स्टॉप लगा देता है? फुल स्टॉप लगाएगा अगर चाइना के सामानों को लेकर तो निश्चित रूप से चाइना में एक घबराहट पैदा होगी। हम 125 करोड़ आबादी के वाले देश हैं, तो ऐसे में वजह, मजबूरी क्या है? क्यों नहीं हम ऐसा कर पा रहे हैं? देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकारों की ये रणनीति रही है। जिस तरह से भारत के कई क्षेत्र जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड से बन गए चाइनीज़ माल के, हमको वो जागरण लाना चाहिए लोगों में। और चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार, सुदर्शन न्यूज़ बराबर इस तरह से एक मुहिम भी चलाए हैं हम लोग। और चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार किया जाए, उसकी क्या कमियां हैं, उससे क्या होने वाले खतरे हैं। आप चीनी मांझे का उपयोग देख लीजिए, बच्चे करते हैं, आए दिन होता है, कई बच्चों के गर्दन कट जाते हैं, बहुत नुकसान है। तो चाइना की ये जो थर्ड क्लास के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लघु और कुटीर उद्योग अगर हम उनको बढ़ावा दें तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें हल हो सकती हैं, लोगों को रोजगार मिल सकता है। और जब चीन देखिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करता है इन सारे मामलों पर, और अगर जब हम उसको इस तरह से हम उसको सामने ला करके दिखाएंगे तो चीन समझेगा कि भारत हमें रोकने के लिए बहुत ही मजबूत स्तर से तैयारी कर चुका है। इसलिए व्यापार का हवाला देकर के चीन के साथ दोस्ती बनाए रखने का एक तदर्थ राजनयिक जो है वो प्रयास कहा जा सकता है कि ये जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को अपने दम पर खड़ा होना है, जो कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि आप दर्शकों को भी याद होगा कि सुदर्शन न्यूज़ खासतौर पर इस मसले पर मुहिम भी चलाता है। जब कभी भी त्यौहार आते हैं, खासतौर से दिवाली पर हमने जब मुहिम चलाई थी तो हमें एक बड़ा जन समर्थन मिला था और बहुत सारे लोगों ने इस बार चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया था, और हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रिया अब सतत रूप से जारी रहेगी। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मन से निकलने वाली प्रक्रिया, और ऐसा होता रहेगा। अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जब हम रणनीति की बात करते हैं और तमाम तरीके से जब हम सीमाओं की बात करते हैं, तो जिस पॉइंट को लेकर ये पूरा झगड़ा चल रहा है, उस पॉइंट को लेकर जो इलाका है, अगर देखिए तो भूटान का वो पॉइंट है, आप खुद कह रहे हैं कि वो क्षेत्र भूटान का है। भूटान के उस क्षेत्र में जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो वहाँ की पुलिस की है, जो सीमाओं पर जिम्मेदारी है वो भारत की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत की पोजीशन चाइना से कहीं ऊपर है, फिर भी चाइना का इस तरह से आंख दिखाना किस तरह से लिया जाए? लावनी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने भूटान में नौकरी की है। जी जी। भूटान के अंदर जो आपने बात कही कि वो उनकी जो बॉर्डर की जिम्मेवारी है वो पुलिस की है, वो गलत है। बॉर्डर की जिम्मेदारी भारत की है, बॉर्डर की जिम्मेदारी भारत की, भारतीय की। हाँ जी, नहीं है जी।
वहां पे रॉयल भूटान आर्मी है। रॉयल भूटान आर्मी वहां पे बॉर्डर पोस्ट ऑक्यूपाई की हुई है जी। चीन और भूटान के बॉर्डर के ऊपर। भारतीय सेना का एक भी आदमी भूटान बॉर्डर पे डिप्लॉयड नहीं है। भूटान के अंदर सिर्फ भारतीय इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है जिसका अच्छा। काम रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण देना है। जी जी। यस, भारत ब्रिगेडियर और गुप्ता, भूटान के बीच एक भूटान डिफेंस की समझौता है। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना वहां पर जाएगी और जाकर डिफेंसेस लेगी। बिल्कुल। लेकिन मौजूदा हालात में जब नो वॉर नो पीस के टाइम के ऊपर भारतीय सेना भूटान में डिप्लॉयड नहीं है। नहीं, ये बात कहने का, लावनी का कहने का ये मतलब नहीं था ब्रिगेडियर गुप्ता। जिस तरह से भूटान की संप्रभुता और उस पर आने वाले खतरे को लेकर के जो मुद्दा है, उस पे भारत और भूटान के बीच ये सहमति है कि अगर ऐसी कोई बाहरी परेशानी आती है तो भारत उसके भारत साथ उसका खड़ा साथ रहेगा। देगा। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ। भारत यही और बात भूटान ये के कहना बीच चाह रहे हैं। सामरिक समझौता है, जी। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है जिसमें जी। कि भूटान की डिफेंस की जिम्मेवारी इंडियन आर्मी की है। हाँ, जी तो जी जी, बिल्कुल, यही बात कहना बिल्कुल। है। तो जरूरत अनिल पड़ने जी, पर अनिल जी इंडियन ऐसे आर्मी में ही मोबिलाइज करेगी और भूटान में जाके लड़ाई लड़ेगी। जी, तो भूटान ऐसी की- ही सिचुएशन में जब ये क्लियर है कि ऐसी परिस्थिति में भारत भूटान के साथ खड़ा होगा, भारतीय आर्मी भूटान के साथ खड़ी होगी, तो फिर चाइना क्यों अपने आप को ऊपर समझ रहा है? मेरा सवाल ये था। देखिए, चीन का ये आदत है, चीन की एक वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है, उसे कहते हैं अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बाय कोएर्शन, यानी डरा धमका के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना। अभी चीन जो है, क्योंकि भारत, भूटान और चीन के बीच डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, उनके रिलेशन चीन के साथ थ्रू इंडिया है। तो अभी जो है चीन इस बात से खुश नहीं है। चीन चाहता है कि किसी तरह, जैसे उसने नेपाल के ऊपर अपना प्रभुत्व सत्ता जब प्रभाव डाल दिया है, उसी तरह वो भूटान को भी भारत से दूर करके उसके साथ अपना प्रभाव डाल सके। लेकिन वहां के जो रूलर्स हैं, वहां के जो महाराजा हैं भूटान के, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है और वो भारत के साथ ही खुश है और भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। इसलिए चीन की ये जो कोशिश है, ये बिल्कुल नाकाम रहेगी। बिल्कुल, चीन की कोशिश नाकाम रहेगी, भले ही चीन कोशिश करता रहे। हालांकि अब खबर ये भी आ रही है कि चाइना की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया है। जो भारत में जो चाइना के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर सकती है चाइनी गवर्नमेंट। लेकिन सवाल यही है कि ये सारी चीज़ें करके क्या चाइना सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ बढ़ रहा है, या वाकई चाइना कहीं ना कहीं से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध के अगर हालात बनते हैं तो आज भी चाइना सुपीरियर है? ये वो पहलू हैं जिनको गहराई से समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। तो चाइना की बढ़ती बौखलाहट, उसके तमाम कारनामों से ये लग रहा है कि चाइना को कहीं ना कहीं से परेशानी भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती धमक से है। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि चाइना को आखिर सबक सिखाने का तरीका क्या हो सकता है, और क्या वो समय आ गया है कि सीधे तौर पर अब कूटनीति से नहीं, ताली से हाथ मिलाकर नहीं, सीधे तौर पर ठेठ तेवर दिखाकर चाइना को सबक सिखाया जा सकता है। मेरे साथ तीनों मेहमान खास तौर से बने हुए हैं। दिवाकर जी, यहाँ पर एक चीज़ जो हम पॉइंट समझने की ज़रूरत है, आप ये देखिए कि चाइना एक ऐसा देश है कि उनके प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और वहाँ पर घुसपैठ की खबरें आ जाती है। ख़ास तौर से दूसरे देशों में हमारे संबंध बढ़ते हैं, वहाँ पर घुसपैठ होने लगती है। तो ये जो सतत प्रक्रिया चल रही है, क्या चाइना ज़बरदस्ती भारत को ये सब करके प्रोवोक कर रहा है कि युद्ध हो, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए, या फिर कहीं और मैसेज पहुँचाने के लिए? नहीं, देखिए, जब कोई भी देश ताकतवर होता है या कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जब उसके शक्ति को आप बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं तो वो थोड़ा सा बौखलाता है। समस्या यही है कि चाइना ये समझाना चाहता है कि भारत हमको समझे। भारत कहता है कि हम एक अच्छे पड़ोसी हैं, हम एक अच्छे रणनीतिक सहयोगी भी हो सकते हैं वैश्विक शांति के लिए, लेकिन हमारी संप्रभुता और हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए।
और दोस्ती को चाइना ने जब भी दोस्ती पर पीठ में छुरा घोंपा है, चाइना ने घोंपा है। देखिए लावनी, इसका एक फैक्ट है जिस पर हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। चाइना जिस तरह से भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, पूरे सार्क कंसेप्ट को भारत के सभी पड़ोसी देशों में या तो अपना अड्डा बनाने की कोशिश या सड़क बनाने की कोशिश ही यही है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते न कायम कर पाए। वो इसलिए भूटान, नेपाल में आपने देखा, नेपाल में 5-7 सालों में चीन ने जो परिवर्तन कर दिया कि नेपाल में भारतीयों के खिलाफ जो माहौल है। डॉक्टर भगत, आप तो नेपाल का दौरा कर चुके हैं और संघ के एक अच्छे विचारक रहे हैं और वहाँ पर आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी समस्याएं जो है वो चाइनीज़ अखबारों ने, वहाँ पर प्रोपेगेंडा ने, वहाँ के मैसेजेस के थ्रू किए गए हैं। तो चीन जो है, श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका को गलतफहमी डालना श्रीलंका के सरकार में या वहाँ के नेतृत्व में, पूरी तरह से चीन हमारे पड़ोसियों से हमको दूर कर रहा है। इसके पीछे रणनीति है कि उसकी विस्तारवाद की नीति जारी रहे। डॉक्टर भगत भी इससे सहमत होंगे। मुझे इस संदर्भ में ये कहना है कि असल चीन ये चाहता है कि तिब्बत और आसपास के लगे हुए पूरे एरिया में, जो हिमालयी एरिया है, वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सेस कर रहा है, यानी रोड बना रहा है, वो रेल लाइन बिछा रहा है, और ये सब बिछाकर बढ़ाकर ये दबाव बनाना चाह रहा है कि जब भी हम समझौता के लिए बैठेंगे तब हमारा अपर हैंड होगा। और अपर हैंड इसलिए होगा कि हम कम से कम समय में अपने सैनिकों को बॉर्डर एरिया पर भेज सकेंगे, और इसी सब योजना के तहत, विस्तारवादी नीति के तहत ये सारा कुछ चीन कर रहा है। अनिल जी, जब विस्तारवादी नीति की बात होती है, हम पहले के चाइना को देख लें और अब के चाइना को देख लें, इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले भी चाइना यही कोशिश कर रहा था, आज भी चाइना वही कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो कोशिश है, ये विस्तारवादी कोशिश जो आज चाइना कर रहा है, उसका वैश्विक स्तर पर क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, विस्तारवादी जो योजना है, ये चीन की पॉलिसी रही है 3000 साल पहले से, जब से वहां पे चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज किंगडम थी, और आज तक। और इसका उदाहरण ये है कि ये जो अभी क्लेम लाइन, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये 1993 क्लेम लाइन कही जाती है कि 1993 में उन्होंने इसके बारे में सोचा। क्यों सोचा 1993 में? अपना ये चुंबी वैली को डेप्थ देने के लिए और भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कम करने के लिए। तो ये हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक सोच रखता है, चीन सोचता रहता है और उसी तरह से अपने बॉर्डर को बढ़ाता रहता है, चाहे उसमें उसको दूसरों की भूमि है हथियानी पड़े। ये बात है उसकी विस्तारवादी नीति की। एक आपने पहले चर्चा की थी कि चीनी सामान को हमें बहिष्कार करना चाहिए। चीनी सामान को बहिष्कार सिर्फ जन आंदोलन के जरिए कर सकते हैं हम, सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेटरी है और वो किसी थर्ड कंट्री के गुड्स के ऊपर बैन नहीं लगा सकता जो कि WTO का मेंबर है। लेकिन एक चीज भारत कर सकता है, और वो ये है कि चीनी गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दे, जिससे कि उनका इंपोर्ट करना जो है वो काफी महंगा पड़ जाए। तो ये भारत कर सकता है, यहां तक कि चीनी सामान के बहिष्कार की बात है, जन आंदोलन के अलावा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये चीन जो अभी कर रहा है, एक तो मैंने कहा क्योंकि वो जो भारत स्ट्राइक को बना रहा है उसके डर से, और दूसरी बात जो है भारत के धैर्य को देखना चाहता है, क्योंकि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, और उसका पहला चरण जो है वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत जिसके ऊपर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा है क्योंकि वो भारतीय टेरिटरी से POJ के पाक अकबर जम्मू कश्मीर से गुजर रहा है। भारत उसको बनाने नहीं दे रहा है, और चीन ये टेस्ट कर रहा है कि अगर यहाँ पे जो सड़क बन रही जो कि भूटनीज टेरिटरी में है, डिस्प्यूटेड एरिया में है, वहां पर भारत की क्या रिएक्शन होती है। और अगर भारत यहाँ पर गिवन कर जाता है तो फिर वो CPEC भी बनाएगा और उस वक्त भी भारत की नहीं सुनेगा। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है धैर्य रखना और चीन की ये गिदड़ बबकियों से नहीं डरना। सर, वैश्विक स्तर के ऊपर आपसे ही एक पॉइंट और मैं समझना चाहूंगी। आप बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि दरअसल चाइना को सबक सिखाने का एक और रास्ता वो हो सकता है, लेकिन रास्ते के लिए पहले UN रिफॉर्म करना होगा, UN में जो पॉलिसीज हैं। क्योंकि आप देखिए कि चाइना एक ऐसा देश है जो अगर एक कोई वीटो लगाता है और चीजें रुक जाती हैं, मसूद अजहर के केस में जैसा हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि UN रिफॉर्म के जरिए सभी देशों को वो अधिकार प्राप्त हो, किसी
एक देश का कोई ऐसा अधिकार नहीं हो, ऐसा करके भी क्या चाइना पर एक दबाव बनाया जा सकता है? कुछ विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल लावनी, आपने जो विषय रखा है बहुत बड़ा विषय है। मैं तो कहूंगा कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स बहुत पहले से करने चाहिए थे। जब अभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, अब वो ताकतवर नहीं है जैसे कि पहले थे। और जो ताकतवर देश अभी हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर हैं। अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से और ताकत के लिहाज से चौथे नंबर पर है, और भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तब्दीली, उसमें और मेंबर्स लाना और यूएन के रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमें ये चर्चा यहीं खत्म करनी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चीन की गीदड़ भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। चीन भले ही लाख कोशिशें कर ले, चीन भी जानता है कि आज की तारीख में समय, स्थिति, परिस्थिति, माहौल, नेतृत्व सब कुछ बदल चुका है। और इस बदले हुए वातावरण में, इस बदले हुए पूरे स्थिति में अगर चाइना ये कोशिश करता है कि वो भारत पर आंख दिखाकर अपनी धमक सामने दिखा पाएगा, तो ये चाइना की बड़ी गलती है। अब ये गलती वो जल्द सुधार ले तो बेहतर है, नहीं तो अंजाम क्या होगा वो सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।